अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ मुनीब मुश्ताक मलिक और आप देख रहे हैं मुनीब टिप्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और जैसा आपको पता है कि मैंने कंप्यूटर साइंस जो है वो शुरू कर दी है। नई किताबें आ चुकी हैं, 9th क्लास की भी आ गई है और 10th क्लास की भी आ गई हैं। 9th क्लास की पहले शुरू करने जा रहे हैं, बैक टू बैक बनेंगी। उर्दू मीडियम की भी बनाऊंगा, एक चैप्टर मुकम्मल करूंगा और उसके बाद इंग्लिश की बनाऊंगा, फिर साथ 10th की शुरू करूंगा। तो बैक टू बैक जो है ना सारी वीडियो चलती रहेंगी। उर्दू जो किताब है नई, इसमें टोटल 9 चैप्टर हैं। आपको मैं पहले तो ये बताता हूँ और उसके बाद सबसे अहम चीज़ की जो स्कीम है वो बताता हूँ कि इसकी स्कीम क्या है। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन कितने आएंगे और कहाँ से आएंगे, कौन कौन से चैप्टर जो हैं वो लॉन्ग सवालों के लिए ज़्यादा अहम है। हर चैप्टर की 2 वीडियोस बनेंगी। एक वीडियोस में हम लोग एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे और एक वीडियो जो है वो हमारी लॉन्ग क्वेश्चन के लिए होगी। तो चलते हैं जरा किताब के अंदर और देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। जैसे मैंने बताया, चैप्टर 1 का नाम है कंप्यूटेशनल सिस्टम्स का तारुफ और इस वीडियो में हम लोग इसके मारूजी और मुख्तसर सवालात करने जा रहे हैं। मैं आपको किताब के अंदर डायरेक्ट ले जाता हूँ। आपको नज़र आ रहा है कि टोटल हमारे जनाब 9 चैप्टर्स हैं और उसके बाद सवालिया पर्चे की तैयारी के बारे में हदायत हैं और फिर मॉडल पेपर है आखिर में जो हम मिल के सॉल्व करेंगे। पहले आप खुद सॉल्व करेंगे, फिर मैं किसी दिन सॉल्व करके शेयर कर दूंगा। लेकिन सबसे पहले स्कीम देखते हैं कि स्कीम क्या है और उसकी क्या सूरत हाल है। स्कीम समझनी ज़रूरी है पेज नंबर के लिए। सबसे पहले बात करते हैं जो हमारे एमसीक्यूज हैं। एमसीक्यूज के बारे में बताया गया है कि पूरी किताब में से कहीं से भी आएंगे, यानी ये एक्सरसाइज में से नहीं आएंगे, कहीं से भी आएंगे। उसमें यह है कि हर चैप्टर से एक एमसीक्यू आएगा, 9 हो गए, और चैप्टर 2 से एक और आएगा, यानी चैप्टर 2 से 2 एमसीक्यूज आएंगे, बाकी तमाम चैप्टरों से एक एक आएंगे, तो टोटल 10 एमसीक्यूज हो गए। अब बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की। पहले से मैं 6 में से 4 शॉर्ट आपने करने हैं और अगर आप तरतीब देखें तो चैप्टर नंबर 1 में से एक शॉर्ट आएगा, चैप्टर नंबर 2 में से 2 शॉर्ट आएंगे और चैप्टर नंबर 4 में से 3 शॉर्ट आएंगे। तो चैप्टर 4 बहुत ही अहम चैप्टर है शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से। अगले हिस्से में फिर 6 सवाल होंगे जिसमें से आपने 4 करने हैं। ये चैप्टर नंबर 3 से, चैप्टर 5 से और चैप्टर 2 से पूछे जाएंगे और चैप्टर नंबर 7 से भी पूछे जाएंगे। तो याद रखें, चैप्टर नंबर 7 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चैप्टर 7 भी शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से बहुत अहम है, यानी इन चैप्टर 4 में से और चैप्टर 7 में से 3 शॉर्ट आएंगे, बाकी या एक आएगा या 2 शॉर्ट आएंगे। करने मतलब है सारे हैं, मगर ये चैप्टर ज्यादा अहम है। इस तरह तीसरे हिस्से में अगर आप देखें, चैप्टर नंबर 8 में से 3 शॉर्ट पूछे जाएंगे, ये ज्यादा अहम है बाकी में से। तो उस हिसाब से देखा जाए तो शॉर्ट क्वेश्चनों के लिए सबसे ज्यादा जो अहम चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 4 है, चैप्टर नंबर 7 है और चैप्टर नंबर 8 है। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो वो सिर्फ 4 चैप्टर जो आपने सही तैयार करने हैं लॉन्ग क्वेश्चनों के लिए। चैप्टर नंबर 1 में से एक सवाल आएगा, चैप्टर नंबर 3 में से एक सवाल आएगा, उसके बाद चैप्टर नंबर 6 में से आएगा या चैप्टर नंबर 9 में से आएगा। तो ये 4 चैप्टर आपने लॉन्ग क्वेश्चनों के लिए सही तैयार कर देने हैं। अब आते हैं जनाब वापस अपने चैप्टर की तरफ और सबसे पहले करने जा रहे हैं इसके एमसीक्यूज। चैप्टर का नाम है कंप्यूटेशनल सिस्टम का तारुफ। सबसे पहले जनाब इसके करते हैं एमसीक्यूज। किसी सिस्टम का बुनियादी मकसद होता है एक मुश्तरका मकसद हासिल करना। किसी भी सिस्टम के बुनियादी तस्वुरात में से एक है इसका मकसद। सादा सिस्टम की एक मिसाल है एक थर्मोस्टेट जो दर्जा हरारत को मुनज़्ज़म करता है। ये जैसे आपका सर्दी में गीज़र लगा होता है, उसके साथ थर्मोस्टेट होता है, आपका माइक्रोवेव ओवन है, ये इस तरह के जो सिंपल थर्मो, ये एक सिंपल सिस्टम होते हैं। ये एमसीक्यू जो है ये बड़ा ही एक टेक्निकल एमसीक्यू है। इसमें पुरानी किताब में भी इशू था।
سوال کی جو ترتیب ہے سسٹم کے بنیادی اجزاء ہیں، اس کے مطابق اس کا جواب ان پٹ آؤٹ پٹ اور عوامل بنتا ہے پروسیس۔ کتاب کے آخر میں جو جوابات دیے گئے ہیں اس میں انہوں نے آپشن نمبر بے کیا ہے، یاد رکھیں آپشن نمبر بے اس وقت درست ہوتا اگر جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ چینج ہوتی ہے۔ اگر اسٹیٹمنٹ ہوتی کہ سسٹم مندرجہ ذیل چیزوں پر مشتمل ہے تو پھر آپ، یا سسٹم کے بنیادی کنسیپٹ کیا ہے تو پھر آپ آپشن نمبر بے کرتے۔ یہاں آلریڈی اجزاء پوچھے جا رہے ہیں، یہاں پھر اجزاء آ گیا تو یہ کیا چکر ہے، تو اجزاء سسٹم کے بنیادی ان پٹ آؤٹ پٹ اور عوامل ہوتے ہیں، اس کا یہ درست جواب ہوگا۔ وان نیومن آرکیٹیکچر کی بنیادی خاصیت کیا تھی کہ پروگرام کو جو ہدایات ہیں اور ڈیٹا ہے وہ ایک ہی جگہ میموری میں سٹور ہوتا ہے، یہی تو اس کا جان وان نیومن کا شاندار کنسیپٹ ہے۔ آسکی کا مطلب کیا ہے؟ جناب آسکی کا مطلب ہے امریکن اسٹینڈرڈ کوڈ فار انفارمیشن تو انٹرچینج، دوستوں اب ایسکی تک کے جو لیے کہ اتنا ہی۔ 7 بٹ مزید اس کوڈ طرح ہوتا کی ویڈیوز تھا۔ کے لیے سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کومنٹس ضرور دیا کریں تاکہ مجھے پتہ لگے کیا صورتحال ہے۔ تو پھر نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ اس کے بعد جی حافظ۔ معیاری آسکی کی انکوڈنگ میں کتنے بٹس استعمال ہوتے ہیں؟ معیاری آسکی میں جناب آپ کے 7 بٹس استعمال ہوتے ہیں۔ ایک انٹیجر کو ذخیرہ کرنے کے لیے 4 بائٹس استعمال ہوتے ہیں۔ کون سا سافٹ ویئر سسٹم کی کارکردگی سیکیورٹی کو بہتر بنانے کے استعمال ہوتا ہے؟ یوٹیلیٹی سافٹ ویئر ہوتے ہیں جیسے اینٹی وائرس وغیرہ ہو گئے۔ مندرجہ ذیل میں سے کون سی اپلیکیشن سافٹ ویئر کی مثال ہے؟ اپلیکیشن سافٹ ویئر کی پوچھا جا رہا ہے تو مائکروسافٹ ورڈ جو ایم ایس ورڈ ہے، یا جس میں یہ میں بناتا ہوں ویڈیوز ہیں، اس طرح پاور پوائنٹ ہو گیا، واٹس ایپ آپ یوز کرتے ہیں، یہ ساری اپلیکیشن سافٹ ویئر۔ شارٹ کوسچن نمبر 1 ہے ایک سسٹم کی تعریف کریں اور اس کے بنیادی اجزاء کیا ہیں یہ بتائیں۔ پیج نمبر 2 پہ جانا ہے آپ۔ سسٹم باہم مربوط حصوں کا ایک منظم مجموعہ ہوتا ہے جو کسی مخصوص کام کو سر انجام دینے یا ایک مشترکہ مقصد حاصل کرنے کے لیے مل کر کام کرتے ہیں۔ سسٹم کا آئیڈیا بیرونی حقیقت کے ساتھ ساتھ اندرونی حقیقت کے وضاحت کے لیے بھی مفید ہے۔ یہ بات۔ اگلا شارٹ کوسچن دیکھتے ہیں جی کون سا ہے۔ وان نیومن آرکیٹیکچر کے بنیادی اجزاء کون سے ہیں؟ ان کے نام بتانے ہیں، صرف نام لکھے ہوئے انلسٹ کرنی ہے۔ پیج نمبر 6۔ وان نیومن آرکیٹیکچر ایک کمپیوٹر ماڈل ہے، اس کے 4 بنیادی اجزاء ہیں۔ یہ آپ نے پہلے ایک لائن لکھنی ہے کہ وان نیومن آرکیٹیکچر ایک کمپیوٹر ماڈل ہے، اس کے 4 بنیادی اجزاء ہیں۔ نمبر 1 میموری، نمبر 2 پروسیسنگ یونٹ یعنی سی پی یو، نمبر 3 ان پٹ میکانزم اور نمبر 4 آؤٹ پٹ میکانزم۔ اس طرح آپ نے اس کا جواب دینا تھا۔ اگلا سوال آگے جی، سوال نمبر 3 شارٹ کوسچن ہے۔ وان نیومن آرکیٹیکچر کا جو انسٹرکشن سائیکل ہے اس کے 4 اہم مراحل کے نام تحریر کریں۔ 2 جگہ لکھے ہوئے ہیں، پیج نمبر 7 پہ بھی لکھے ہوئے ہیں اور پیج نمبر 23 پہ بھی لکھے ہوئے ہیں، جہاں سے مرضی نکال لیں۔ اس کے جہاں مندرجہ ذیل اس کے حصے ہیں، حصول یعنی فیچنگ ہے، ڈیکوڈنگ نمبر 2 ہو گیا، عمل درآمد نمبر 3 ہو گیا اور اسٹوریج نمبر 4 ہو گیا۔ صرف نام لکھنے کے لیے اس نے پوچھا ہے، جتنا سوال اتنا جواب، ورنہ میں بتا رہا ہوں پیج نمبر 23 سے بھی آپ کر سکتے ہیں۔ یہ وان نیومن آرکیٹیکچر میں کئی اہم مراحل شامل ہوتے ہیں، جس میں نمبر 1 ہے فیچنگ، نمبر 2 ہے ڈیکوڈنگ، نمبر 3 ہے ایگزیکیوٹنگ اور نمبر 4 ہے اسٹورنگ۔ تو آپ یہ بھی اس طرح بھی اس کو سوال کا جواب کر سکتے ہیں۔ میں نے آپ کو دونوں آپشن دے دیے ہیں، باقی آپ جہاں سے مرضی کر لیں۔ اب جناب اگلا سوال دیکھتے ہیں جی کون سا ہے۔
ASCII वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर का एक अहम फायदा क्या है? ये कंसेप्चुअल सवाल है, इसका किताब के अंदर एग्जैक्ट जवाब नहीं है, मैंने लिखा हुआ है, आपको मैं दिखाता हूँ। सवाल नंबर 4 की बात हो रही है जनाब। इसका एक अहम फायदा ये है कि कंप्यूटर प्रोग्राम और डाटा दोनों को एक ही मेमोरी में महफूज रख सकता है। पहली बात ये है, इससे कंप्यूटर का डिज़ाइन सादा और बनाने में सस्ता होता है और ये बहुत ही लचकदार है। अच्छा, अगर आप 2 नंबर का सवाल आ जाए तो 2 पॉइंट कर लें, ये दोनों तो बस बड़े हैं, तीसरे पॉइंट की फिर ज़रूरत नहीं है। पहले दोनों पॉइंट कर लें, कॉपी पेंसिल निकाल के रखें और इसको लिख लें यहाँ पर वीडियो को रोक कर। अगला जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो है ASCII कोड की बुनियादी स्कीम का मकसद क्या है? इसका भी पेज नंबर 18 पे जवाब ज़रूर है। चाहे तो किताब से कर लें, वरना मैंने ये भी अच्छे तरीके से लिख के रखा हुआ है, ये बेहतर है यहाँ से कर लें। वैसे मैं आपको किताब से भी दिखा देता हूँ, पेज नंबर 18। कुछ चीज़ें किताब में ज़्यादा यानी इस तरह की नहीं लिखी होती कि आप डायरेक्ट 2 नंबर का जवाब दे सकें। देखें ये आगे पीछे लिखा हुआ है, ASCII एक कैरेक्टर कोडिंग का म्यार है, इनकोडिंग का जो कंप्यूटर और इस तरह के टेक्स्ट इस्तेमाल करने वाले आलात के लिए अपनाया जाता है। ASCII जो है वो मुख्तलिफ कंप्यूटर्स और डिवाइसेस के टेक्स्ट मालूमात का काबिल एतमाद तौर पर तबादला करने की इजाज़त देता है। तो या तो ये जवाब इसका दे दें या फिर इसका जवाब, ये पेज नंबर 18 था, ये पेज नंबर 18, या आप इसका जवाब ये दे दें, ASCII का बुनियादी मकसद हरूफ, नंबर्स, निशानात को बाइनरी नंबर यानी 0-1 में तब्दील करना है ताकि कंप्यूटर से समझ सके। ये सही बात बताई, असल समझा के बताइए। ये मुख्तलिफ कंप्यूटर्स और डिवाइसेस के दरमियान ये तो हुआ जो हमने अभी यहाँ पर भी ये चीज़ पढ़ी है किताब के अंदर, एक ही तरीके से शेयर और डिस्प्ले करने में मदद देता है। असल में इसका बुनियादी मकसद है आपके लिखे हुए डाटा को 0 और 1 में कन्वर्ट करना। ये तो बेहतर है, मैं रिकमेंड कर रहा हूँ ये दोनों पॉइंट्स लिख लें, मर्जी है तो ये याद कर लें, ये करेंगे तो इंशाल्लाह 2 नंबर कंफर्म आ जाएंगे। और फिर नहीं तो जिसका तरीका होता है, आप वीडियो को दरमियान यहाँ से रोक के और आसानी से लिख सकते हैं। अब तो मैंने वीडियोस भी हाई डेफिनेशन में अपलोड करनी शुरू कर दी है, नए सिस्टम लाया हूँ मैं, नए तरीके यूज़ किया है, नए पैकेज सॉफ्टवेयर लिए हैं। अब बात है जी आपके सवाल नंबर 6 पे। सवाल नंबर 6 है, यूनिकोड की तारीफ करें। पेज नंबर 20 पे किताब के अंदर मौजूद है यूनिवर्सल कोड। यूनिकोड दुनिया के किसी भी तहरीरी निज़ाम में इस्तेमाल होने वाले तमाम ग्राफिक हरूफ की नक्शा साजी की एक कोशिश है। जितनी लैंग्वेज बनाई गई हैं दुनिया में जो कंप्यूटर्स में यूज़ हो रही हैं, उर्दू है, इंग्लिश है, अरबी है, म्यांमार यानी चाइनीज़ है, जापानीज़, स्पेनिश, कोई भी है, इसके अलावा जो भी आप ग्राफिक यूज़ करते हैं, आप फुल स्टॉप, कॉमा, सारा कुछ यूज़ करते हैं, आप टेक्स्ट डिफरेंट तरीके से यूज़ करते हैं, आप डायग्राम्स बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, जो भी डाटा आप यूज़ कर रहे हैं, ये सारा का सारा आसानी से कन्वर्ट हो सकता है यूनिकोड के ज़रिए। यूनिकोड एन्कोडिंग की मुख्तलिफ शक्लों जैसे UTF-8, UTF-16 और UTF-32 के ज़रिए 1 मिलियन से ज़्यादा हरूफ की नुमाइंदगी कर सकता है। यानी ये इतना बड़ा कोड है कि दुनिया में से होकर जितनी भी ज़बानें बोली जा रही हैं, समझी जा रही हैं, वो सारी की सारी आसानी से उनको कोड दिया जा सकता है। लेकिन ASCII कोड में ऐसा नहीं था, क्योंकि ASCII कोड जो 7 बिट था उसमें मैक्सिमम अंग्रेजी, कुछ स्पेनिश के अल्फाज थे और कुछ ग्राफिक के अल्फाज थे, इस तरह मिला के टोटल 127 बनते थे, 128 बनते थे, 0 से लेकर 127 कोड था। लेकिन यूनिकोड मिलियंस एंड मिलियंस, 32 बिट है, ये 4 बाइट कोड है। लो जनाब अगला सवाल करते हैं। मुंदरजा झैल बिट्स की तादाद की तब्दीली के इंटीजर वैल्यू पर क्या असरात मुतरतब होते हैं? इसका जवाब पेज 17 पे नहीं है। पेज 17 पे टॉपिक जरूर है, वो लॉन्ग क्वेश्चन है, मगर इस सवाल का जवाब नहीं है। वो कहता है अगर हम बिट्स को तब्दील करें तो इसके क्या फर्क पड़ेगा इंटीजर वैल्यूज पे। मतलब ये है कि अगर एस की 7 बिट है तो मैक्सिमम 0 से लेकर 127 तक नंबर आ सकेंगे। अगर हम एक बिट बढ़ा देंगे, 8 बिट कर देंगे, फिर 256 आ सकते हैं, 0 से 255 तक। इस तरह अगर 16 बिट करेंगे तो फिर 65,536 आ सकते हैं। तो ये चीज़ समझानी, अपने अल्फाज में समझाने के लिए ये जनाब लिखी हुई है मैंने।
ये बिट्स की तादाद जितनी ज्यादा होगी इंटीजर वैल्यू की रेंज इतनी ही बड़ी होगी। पहले तो ये बताएं। यानी पहली लाइन पूरी बता दें। पहली लाइन पूरी बता दें। बिट्स की तादाद जितनी, ये थोड़ा सा हाईलाइट में गड़बड़ हो रही है, मैं नीचे अंडरलाइन कर देता हूँ। बिट्स की तादाद जितनी ज्यादा होगी इंटीजर वैल्यूज की रेंज इतनी बड़ी होगी। साइड इंटी जो साइन इंटीजर होता है, आखिरी बिट होती है, वो साइन बिट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अब जरा नीचे आ जाए, आप कहें जी के मसला समझाने के लिए अगर 8 बिट साइन इंटीजर है तो ज्यादा से ज्यादा 127 तक वैल्यू आ सकती है। अगर 16 बिट साइन इंटीजर है तो ज्यादा से ज्यादा 32,767 तक वैल्यू आ सकती है। तो साबित हुआ कि बिट बढ़ाने से जो है इंटीजर की वैल्यू बढ़ती जाती है, ये बात बतानी। अगर 8 बिट का अनसाइन इंटीजर होता तो फिर 255 तक वैल्यू आ सकती थी। तो मर्जी है तो ये सारा का सारा कर लें और साथ दो एग्जाम्पल दे दें, वरना पहली लाइन पूरी कर लें, इस्तेमाल किया जाता है तक, और उसके बाद फिर यहां से शुरू कर दें जैसे मैंने अंग्रेजी वालों को निशान लगाए थे। लिहाजा यहां से दोबारा शुरू करना है। मैं आपको दोबारा फाइनल बता दूं ताकि मिक्स अप ना हो। आप पहली लाइन करेंगे पूरी, ये आप पूरी करें। एक साइन बिट के तौर पर इस्तेमाल होता है, ये बात करें। उसके बाद यहां से करें, लिहाजा बिट्स की तादाद बढ़ाने से इन वैल्यूज की रेंज बढ़ जाती है जिन्हें स्टोर किया जा सकता है। मसलन एक एग्जांपल दे दें तो बस इस तरह। अब आते हैं जनाब असल सवाल की तरफ। तो सवाल तो सारे ही असल थे। अगला सवाल चलते हैं। ये दोनों सवाल एक ही टॉपिक पे हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर की वजाहत करें और दो मिसालें दें। ये पेज नंबर 4 पे है, और उसके बाद सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में फ़र्क बयान करना है। ये भी पेज नंबर 4 और 5 पे ही है। तो हम चलते हैं पेज नंबर 4 पे। पहले पहले सवाल नंबर 8 करते हैं। इसमें सिर्फ बताना है सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। पेज नंबर 4 पे, ये पेज नंबर 3 है, ये पेज नंबर 4। सिस्टम सॉफ्टवेयर को वसाइल को मैनेज करने के लिए डिजाइन की गया। याद रखें, आप मोबाइल लेते हैं, अगर मोबाइल के अंदर एंड्रॉयड नहीं होगा आपका तो मोबाइल आपके लिए डब्बा है, बेकार है। आप कंप्यूटर लेते हैं, लैपटॉप लेते हैं, डेस्कटॉप लेते हैं, विंडोज नहीं है, मैक नहीं है, तो बेकार है। आप आईफोन बड़ा शानदार ले लेते हैं और अंदर जब ओपन करते हैं तो पता लगता है जी अंदर तो सॉफ्टवेयर है ही कौन, ही तो बेकार है। तो ये सॉफ्टवेयर जो है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। इसके बगैर आपका मोबाइल, आपका डिवाइस बेकार होती है। ये असल में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए भी एक प्लेटफॉर्म मुहैया करते हैं। आपने व्हाट्सएप तो कर लिया, मगर व्हाट्सएप को चलाएगा कौन? सिस्टम सॉफ्टवेयर चलाएगा, एंड्रॉयड चलाएगा। एंड्रॉयड होगा तो एप्लीकेशन चलेंगी आपके मोबाइलों पे। ये इसके अलावा तीसरा काम क्या करता है कि ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के दरमियान और एप्लीकेशन के दरमियान एक पुल का काम करता है। दो एग्जांपल दे दें। इसकी मिसालों में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, मैकिन्टॉश ऑपरेटिंग सिस्टम और लिनक्स शामिल हैं। यहाँ मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप एंड्रॉयड का जिक्र भी कर सकते हैं और आईओएस का जिक्र भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दोनों चीजें बतानी है, चूंकि दोनों का फर्क बताना है तो या तो दरमियान में लाइन लगा के आमने सामने कर लें, वो ज्यादा बेहतर तरीका है। एक तरफ लिख लें सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक तरफ लाइन की लिख लें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो सार्फिन को मखसूस कामों को अंजाम देने के मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये प्रोग्राम सार्फ की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए बनाए गए हैं और आम तौर पर सिस्टम सॉफ्टवेयर से तेज़ी से तब्दील हो जाते हैं। इसकी भी दो एग्जांपल दे दें। वर्ड प्रोसेसर जैसे गूगल डॉक्यूमेंट्स माइक्रोसॉफ्ट हो गया, वेब ब्राउज़र हो गया गूगल क्रोम, मोज़िला फायरफॉक्स और सफारी हो गया। तो जो इस तरह के सवाल होते हैं जिसमें कंपैरिजन करना होता है, दरमियान में लाइन लगा दें। एक तरफ लिख लें पॉइंट नंबर 1 सिस्टम सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन, उसके सामने लिख लें पॉइंट नंबर 1 करके एप्लीकेशन की डेफिनेशन। फिर वापस आएं और सिस्टम के नीचे ये दो एग्जांपल दे दें और अगले सामने एप्लीकेशन के नीचे ये दो एग्जांपल दे दें। तो आपका 2 नंबर का सवाल फुल हो जाएगा। अब बातें जी हमारे आखिरी जो दो सवाल हैं जो कि दोनों न्यूमेरिकल हैं, ये किताब में नहीं है, अपने पास से कर रहे हैं। एक सवाल में दो नंबर्स को जमा करना है
तफरीक बाद में करते हैं, पहले जमा कर लेते हैं। जमा करने के पहले आपको रूल समझने पड़ेंगे। बुनियादी रूल जनाब ये है कि 0 प्लस 0 जो है वो 0 होता है, 1 प्लस 0 1 होता है, 0 प्लस 1 भी 1 ही होता है। हाँ, अगर 1 प्लस 1 हो तो फिर 1 0 होता है तो 0 लिखा जाता है, और 1 कैरी आता है जो जबकि नीचे जब उतरेगा तो यहाँ पर ये 1 0 बन जाएगा। तो ये ध्यान में रखना है कि 1 प्लस 1 1 0 होता है, 0 लिखा जाता है और 1 कैरी हो जाता है। ये बात समझिए खाली। अब हम जरा सवाल को करते हैं। फिर आपको मैं आज एक शानदार चीज बताने जा रहा हूँ कि आप इस तरह के किसी भी सवाल को रफ पे चेक कर सकते हैं कि आपने ठीक किया या नहीं किया। ये मेरा अपना तरीका था जो मैंने इजाद किया था, और लोगों ने भी यूज किया होगा, मगर यहाँ पर इस इलाके में ये मैंने इंट्रोड्यूस कराया था। कॉलेज में मैंने पहले बच्चों को समझाया था, बाकी मुझे नहीं पता कि तरीका तो हर बंदे को अपना अपना आता है, मगर ये खुद मैंने किसी किताब से नहीं पढ़ा था बल्कि खुद मैंने दरियाफ्त किया था। तो आपको मैं बाद में बताता हूँ, पहले सवाल कर लें। सवाल हमारा है 1011 को 1100 में जमा करें। ठीक होगा जी। तो जारी बात है, जमा जिसमें करना है वो ऊपर लिखे जाएगा। 1100 ऊपर आ गया और 1011 नीचे आ गया। वही रूल है, 0 और 1 1 होते हैं, हम पहले पढ़ चुके हैं। 0 और 1 1 होते हैं, 1 और 0 1 होते हैं, 1 और 1 1 0 होते हैं, 0 लिखा जाता है और ये 1 कैरी होता है, और जब कैरी नीचे उतरेगा तो ये 1 इधर आ जाएगा। जवाब आ जाएगा 10111। क्या हमने ये ठीक किया है? बिल्कुल ठीक किया है, मगर फिर भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे इसको चेक कर सकते हैं। इसके लिए ये होता है जी कि आप एक टेबल बना लें, 1 2 4 6 8 16 32 64 128, यानी 2 के हिसाब से, जैसे ये ऊपर मैंने बनाए हुए हैं 1 2 4 8 16, ये 2 के हिसाब से बढ़ते जा रहे हैं। अब आप ये टेबल बनाने के बाद, अच्छा ये वो एग्जाम्पल थी जो आपके पेज नंबर 15 पे थी, इसको मैंने यहाँ पर प्रूव किया था कि ये एग्जाम्पल बिल्कुल ठीक है। तो आप क्या करें, इसके साथ समझाता हूँ। आप जनाब यहाँ पर लिख लें 1 2 4 8 और 16। नीचे सवाल लिख लें 0 0 1 1। इधर नीचे सवाल लिख लें 1 1 0 1। अब देखें, जो 0 हैं उनकी वैल्यूज आपने ऐड नहीं करनी, जो 1 है यानी बिट ऑन है उसकी वैल्यू ऐड करनी है। तो 8 वाली बिट भी ऑन है, 4 वाली भी ऑन है, तो 8 और 4 12 हो गया। तो ये जो रकम है ये 12 थी हमारे अपने हिसाब से डेसिमल से। 1011 देखें कि 8 वाली ऑन है, 2 वाली ऑन है, 1 वाली ऑन है, 4 वाली ऑन नहीं है। तो 8 9 10 और 11, ये 11 होता है। तो 12 और 11 हमारे हिसाब से बनता है 23। अब आप क्या करें जनाब, 23 पूरे कर लें। सेम देखिए मैंने ऐसे लिखा हुआ है। अब आप 23 पूरे करें। आप यूं समझें कि आप बाजार में 18 किलो चीनी 23 किलो चीनी लेने गए हैं, और दुकानदार ने कहा जी कि मेरे पास 16 किलो का वट्टा है, 8 का है, 4 का है, 2 का है, 1 का है। तो आप कहेंगे भाई बड़ा आसान है बाबा जी, आप 16 किलो का उठाएं, 16 और 4 20 किलो, 22 किलो और 23 किलो, और इसकी जरूरत नहीं थी। तो ये जवाब आ जाएगा 10111। लो जी 10111। ये जनाब तरीका होता है डायरेक्टली कन्वर्ट करने का नंबर्स को डेसिमल से बाइनरी में और बाइनरी से डेसिमल में। इस तरह से आप कोई भी सवाल है, चाहे सब्ट्रैक्शन का है, चाहे एडिशन का है, चाहे मल्टीप्लाई है, चाहे डिवाइड है, आप इस फार्मूले से ये सवाल कर सकते हैं। ये देखना होता है कि कितना बड़ा रकम है, जितनी बड़ी रकम हो आगे इसको 2 के हिसाब से बढ़ाते जाएं। 16 के बाद 32 आएगा, फिर 64 आएगा, फिर 128, फिर 256, फिर 512, फिर 1024, फिर 2048। अगर आगे खुद आप कर लें, इतना लंबा उस्ताद को नहीं आता। फिर आप आखिरी सवाल करने जा रहे हैं जो कि हमारा सब्ट्रैक्शन है। सब्ट्रैक्शन याद रखें, कंप्यूटर में एक ही तरीका है सब्ट्रैक्शन करने का, जो भी हम लॉन्ग क्वेश्चन में भी पढ़ने जा रहे हैं, वो है टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड। पहले तो सवाल लिखने का तरीका समझें। 0011 को 1010 से तफरीक करना है, यानी 1010 ऊपर आएगा और जो सब्ट्राहैंड है जिसको 0011 है वो नीचे आएगा। पहले तो ये बात। तो एक होता है मेन्यू एंड, जो बड़ी वैल्यू होती है ऊपर आती है, और सब्ट्राहैंड जिसको निकालना है उसमें से वो नीचे आएगी। तो हमारे पास दोनों वैल्यू आ गई। सबसे पहले आपने जो नीचे वाली वैल्यू है इसका
2's कॉम्प्लीमेंट निकालना है। 2's कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए याद रखें पहले 1 कॉम्प्लीमेंट निकाला जाता है। तो हमारे पास वैल्यू है 0 0 1 1 और 1 कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं? 0 को 1 कर देते हैं और 1 को 0 कर देते हैं। ये 1 कॉम्प्लीमेंट निकला है, ये देखें 1 1 0 0। अब इसमें 1 इधर से ऐड कर देते हैं। ऐड हमेशा LSB करना है, इसको कहते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। यहाँ ऐड करना है तो 0 और 1 1 होता है, 0 अपनी जगह पे आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 1 0 1। ये देखें ये आ जाएगा 1 1 0 1। तो हमारे पास दूसरी वैल्यू 2's कॉम्प्लीमेंट में आ चुकी है। अब जनाब हमारे पास दोनों वैल्यू आ गई हैं। हमारे पास एक असल वैल्यू थी ये वाली और अब एक 2's कॉम्प्लीमेंट में ये वैल्यू आ गई है। दोनों को जमा कर देना है। 1 0 1 0 को जमा कर देना है 1 1 0 1 में। वही फार्मूला एडिशन वाला, 0 और 1 1 होते हैं, 1 और 0 1 होते हैं, 0 और 1 1 होते हैं, 1 और 1 0 और 1 कैरी होता है और कैरी उतरेगा तो 1 आ जाएगा सेम। आपने देखा कि सब्ट्रैक्शन एक्चुअली कहीं हो ही नहीं रही। तो भाई साहब सब्ट्रैक्शन होती कोई नहीं है, होती एडिशन है, मगर इस तरीके से कंप्यूटर को जला बनाया जाता है कि वो समझता है मैं सब्ट्रैक्शन कर रहा हूँ, एक्चुअली वो एडिशन कर रहा होता है, मगर हम उलट कर इसका जवाब सब्ट्रैक्शन में लेते हैं। अच्छा अब देखिए अभी जवाब नहीं आया। याद रखें सवाल हमारा 4 डिजिट का था, ये भी 4 डिजिट थी और ये भी 4 बिट थी। जवाब हमारा 5 बिट में आ गया है। तो याद रखें गलत नहीं होता, हमेशा इस सूरत में 5 बिट आती हैं। तो जब 5 बिट एक्स्ट्रा आ जाती हैं तो जो एक्स्ट्रा कैरी होता है उसको इग्नोर कर देते हैं, जो पीछे जवाब रह जाता है वो आपका असल जवाब बन जाता है। हमारा असल जवाब है 0 1 1 1 बेस 2 जो कि 7 के बराबर होता है। वही फार्मूला मेरे वाला यूज करें 1 2 4 8 16। देखिए 1 1 1 नीचे जवाब लिखें तो 4 वाली भी आना है, 2 वाली भी आना है, 1 वाली भी आना है। 4 और 2 6 और 1 7। तो 0 1 1 1 बेसिकली 7 होता है। आपको बता रहा हूँ ये मेरे वाला फार्मूला हर जगह चलता है, हर जगह से मुराद है इस दुनिया में। अच्छा ये भी आखिर में लिखना जरूरी, ये बेसिकली पुरानी किताब में ये लॉन्ग क्वेश्चन था मगर अब इन्होंने इसको एज अ शॉर्ट दे दी है, इसलिए आ भी सकता है, ज्यादा चांस है। और इसको यही तरीका है और कोई तरीका नहीं है, इसको डायरेक्ट आप नहीं कर सकते, इसको आप लाजमी टूज कॉम्प्लीमेंट से करेंगे। आपकी किताब में टूज कॉम्प्लीमेंट ही बताया गया है। ये नीचे आखिर में बकायदा बताना है कि जो है ना डिस्कार्ड द कैरी, इस आखिरी वन को डिस्कार्ड कर, इसको आपने करने का होगा पेपर के ऊपर इसको ऐसे करके क्रॉस करना होगा। यहाँ लिखना होगा डिस्कार्ड द कैरी, पीछे रह जाएगा 0 1 1 1 2 जो कि 7 के बराबर होता है। ये आप इसी के आगे लिख सकते हैं इक्वल टू 7 इन डेसिमल, बस ऐसे कर दें, खलास इसकी जरूरत ही नहीं है, यहीं पर आंसर आ जाए। तो ये थी जी आपकी बड़ी लंबी एक्सरसाइज और उसके बाद हम इसके लॉन्ग क्वेश्चन करने जा रहे हैं। आपको पता है कि इसके जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो भी बहुत ही अहम है क्योंकि पेपर में आएगा लॉन्ग। तो दोस्तों अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स ज़रूर दिया करें ताकि मुझे पता लगे क्या सूरत हाल है। तो फिर नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।